अब देखो परमानेंट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड भी ड्यू टू परमैग्नेट प्रूफ कुछ नहीं आएगा इसका, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो पोजीशन पे, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। ये एक्सियल पोजीशन होती है या इसी को इनबॉर्न पोजीशन भी कहते हैं। एक इक्वेटोरियल होती है, ये इक्वेटोरियल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और दोनों पे आंसर ये स्मॉल आर, इस पे आंसर आएगा μ0 अपॉन 4/2m बाय r। ऑब्वियसली ये तभी है जब r वेरी मच ग्रेटर देन 0, और इसका पीछे की तरफ आएगा μ0 अपॉन 4/m बाय r। मतलब इसमें जो आएगा वो शॉर्ट डाइपोल वाला ही रिजल्ट आएगा, तो सीधे हमें ये रिजल्ट यूज करें। ठीक, हाँ लॉन्ग डाइपोल वाला होता तो बिल्कुल वही होता जो इलेक्ट्रोस्टैटिक काम करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आंसर जो था इस तरफ था μ0 अपॉन 1/4πε0 q इनटू 1/r-a और 1/r+a का होल स्क्वायर। तो ऊपर बनता 4r, नीचे बनता r² - a² का होल स्क्वायर। ये समझ आया? और इसी को लिख सकते हैं k इंटू p 2kp r² - a² होल स्क्वायर इंटू r। बस उसमें k की जगह μ0/4π आ जाएगा, p की जगह m। और जब हम यहां निकालते, ये समझ रहे हो प्रूफ, एक जगह से r+a है, एक जगह से r-a, और दोनों को घटा दिया, ये बन गया। और यहाँ वो थीटा वाला बनता तो इस तरफ आता, तो 1/4πε0 q इंटू a बाय ट्वाइस r² + a² पे 3/2। और इसी को लिख सकते हैं kp q इंटू 2a ही p है बाय r² + a² पे 3/2। तो इसका भी आंसर अगर r कंपेरेबल होता तो आंसर आता, एक्सियल पे आंसर आता μ0 अपॉन 4/2m बाय r² - a² का होल स्क्वायर इंटू r। और इक्वेटोरियल पे μ0 अपॉन 4/m बाय r² + a² पे 3/2। स्कूल में इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सियल पोजीशन पे डिराइव करना और इक्वेटोरियल पोजीशन पे डिराइव करना। तो d ड्यू टू परमैग्नेट। अब दूसरा इसमें फॉर्मूला, डाइपोल इन यूनिफॉर्म बी, और इसमें एनर्जी आएगी -m.p और टॉर्क आएगा m×p और फोर्स आएगा, अगर यूनिफॉर्म में है तो 0। और यूनिफॉर्म बी में मतलब ये साउथ, ये नॉर्थ, ये मैग्नेटिक है। तो इस पर टॉर्क आएगा, अगर थीटा हम घुमाते तो टॉर्क आता m×p मतलब mb sin थीटा, और थीटा टेंडिंग टू 0 तो टॉर्क आता mb थीटा। तो SHM के हिसाब से टाइम पीरियड 2π√m। वंस अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पूछा जाए, इसमें भी अगर पूछा जाता है तो कोई दिक्कत है, समझिए। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है? जब m इज पैरेलल टू p, और अनस्टेबल जब m इज एंटी पैरेलल टू p, क्योंकि यहां एनर्जी -mb है, यहां एनर्जी +m। ये डाइपोल
मैग्नेटिक डाइपोल। इसमें डिवाइसेस दो पढ़ रहे हैं। पहला गैल्वेनोमीटर, जो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये मैं बता चुका हूं। दूसरा है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर यूज्ड टू मेजर या कंपेयर एम ऑफ टू बार मैग्नेट्स। दो बार मैग्नेट का एम कैलकुलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यूज करें। तो हम क्या करेंगे, ये इसमें एक बार मैग्नेट हम ऐसे और ऐसे करते हैं, तो ये M1 M2, और एक बार मैग्नेट उल्टी लगा, समझ गए? ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इस तरह ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट है। तो यहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 I1 I2। तो यहां टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 बाय M1 प्लस M2 इंटू P। यहां टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 अभी भी डायरेक्टली जुड़े, लेकिन M1 प्लस M2 की जगह M1 माइनस M2 हो जाएगा। ये समझ रहा है? क्योंकि अपोजिट रखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमेशा ही जुड़ते हैं, तो दोनों के टाइम पीरियड कंपेयर कर लो। तो T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। समझिए? तो M1 बाय M2 इज इक्वल टू कंपोनेंट डिविडेंड टू T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन में सीधे सीधे ऐसा आता है, जब सेम रखी तो टाइम पीरियड इतना था, अपोजिट रखी और टाइम पीरियड ये, तो पूछा होता बार मैग्नेट्स का रेशियो क्या होगा, या रेशियो पूछ दिया होगा, ये पूछा होगा कि अब टाइम पीरियड कितना। और ये स्कूल में नहीं आएगा, ये जेईई मेन में पूछा जाता है, एडवांस के सिलेबस में है नहीं, मेंस में ये पूछा जाता है, मेन स्पेसिफिक। ये तो पिछली क्लास में बताया। चलो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसमें पूछा जाएगा कॉज। कॉज क्या है, सर्कुलेटिंग आयंस इन हाईली कंडक्टिंग कोर। ठीक है, जनरेट करंट लूप्स which creates magnetic field। ठीक, एलिमेंट्स कौन कौन चीजें इसको डिसाइड करती हैं, क्या क्या चाहिए, अरे बोलिए, मैग्नेटिक मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और तीसरा एंगल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसी से हम कह सकते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। सिंपली ये समझिए कि हमें ज्योग्राफिक पता होता है हमेशा कि हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ कहां है, क्योंकि हम सन पता होता है, तो सन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ज्योग्राफिक नॉर्थ है, लेकिन उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ नहीं है। जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां मैग्नेटिक साउथ होगा अगर ये डिक्लिनेशन नहीं होता, लेकिन ये 10 डिग्री तक डिक्लिनेशन आता है, तो उससे 10 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ की तरफ डिक्लाइन करते हैं। तो ट्रू डायरेक्शन पता करने के लिए आपको ट्रू मेरिडियन पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ एंड पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक प्लेन की बात करें, एक प्लेन के लिए हमें 3 पॉइंट्स प्लेन डिफाइन करने के लिए, तो एक वो खुद पॉइंट है जिस पॉइंट पे पूछा गया है, जैसे हमें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, एक पॉइंट ये, एक मैग्नेटिक नॉर्थ, एक मैग्नेटिक साउथ। और ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ और पॉइंट, इनको ज्वाइन करने वाला प्लेन, उन प्लेन के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं।
ठीक। हाँ, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और इससे कितना नीचे डिप कर गया, ये एंगल ऑफ डिप। तो डिप आएगा tan इनवर्स b/b, और h तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और फोटो इसकी ठीक है। तो यहां हमने ऐसा माना है, तो ये इसका नॉर्थ, इसका साउथ, ऐसी लाइन्स होती, ठीक। और इससे निकल रही है वो मैग्नेटिक नॉर्थ है, लेकिन ये ज्योग्राफिक साउथ है। चाहे तो एरो पूरा उल्टा बना दे, सो दैट कंफ्यूजन कम हो, क्योंकि हम जनरली नॉर्थ ऊपर बनाते हैं, मतलब कि यहां तक तो ठीक है। ठीक, हाँ तो देखिए, ये ऐसे याद रखिए, ये जिस तरफ पॉइंट आउट कर रही है वो हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है, तभी मिडिल उस तरफ अलाइन होती है, क्योंकि मिडिल का नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाता है, और अगर वो ज्योग्राफिक नॉर्थ है तो वहां पे लाइंस अंदर गिर रही होंगी, और ये अगर ऐसी हो रही है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, तो जो बार मैग्नेट बना होगा उसका नॉर्थ नीचे, साउथ ऐसा, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ ही मैग्नेटिक साउथ। और अगर मैं यहां निडल रखता हूं तो निडल का नॉर्थ ऐसे होता, तो निडल का नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ को बताता, और ऑब्वियसली ये उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लाइंस, हमेशा अपने आप को लाइंस के पैरेलल करनी चाहिए। तो ऐसे लॉजिक से आपको याद रहेगी फिगर कैसे। ठीक, हाँ मैंने ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कोइंसाइड कराए हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करते, क्योंकि एक डिक्लिनेशन है, तो एक लाइन ऐसी है तो ज्योग्राफिक हल्की सी फिट देगी, लेकिन ये बनाते समय आप एज इट इज बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स डिफाइनिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो तीनों लिखेंगे और तीनों को डिफाइन भी करते हैं कि ये क्या होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, पीएच क्या होता है, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अगर आता है तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन चौथा एलिमेंट नहीं है, मैग्नेटिक मेरिडियन ही है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक मेरिडियन पता है तो आपको एंगल भी पता है। इसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरोमैग्नेटिक, ठीक। चलो पैरामैग्नेटिक कौन से हैं? जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद टेंडेंसी ऑफ, कुछ याद नहीं है किसी को? ये पहला अंतर। दूसरा अंतर ये deeply attracting by magnetic, ये सब, ये deeply repel external magnetic, और ये strongly attracting। और तीसरा इसके अंदर तो B inside is more than B external, और इसी से कह सकते हैं म्यू रिलेटिव 1 से कम।
लेकिन यहां पे ये B inside is less than B external, और अगले में B inside is very much more than B external. न्यू रिलेटिव 1 से काफी बड़ा, न्यू रिलेटिव 1 से बड़ा, सॉरी 0 से 1 भी। और चौथा ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी ये 1 माइनस म्यू रिलेटिव, सॉरी म्यू रिलेटिव माइनस 1। तो म्यू रिलेटिव 1 से तो ससेप्टेबिलिटी ग्रेटर देन 0, ससेप्टेबिलिटी लेस देन 0, और यहां ससेप्टेबिलिटी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसकी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के साथ गिरती 1/T, इसकी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहती, ऑलमोस्ट नो चेंज। इसकी ससेप्टेबिलिटी एक क्यूरी टेम्परेचर आता है, उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक when T is more than Curie temperature, और ये अपना डोमेन फॉर्मेशन की टेंडेंसी लूज कर जाता है। तो ये समझिए, जब भी मैग्नेटिक मटेरियल कह रहे हैं मतलब हम फेरोमैग्नेटिक कह रहे हैं, ये दोनों ही मैग्नेटिक नहीं है, ना ये मैग्नेटिक है डाया ना पैरा, दोनों ही मैग्नेटिक नहीं, क्योंकि फीबली अट्रैक्टेड फीबली रिपेल्ड ना के बराबर को। इसका मतलब हम सीधे ये भी कह सकते हैं क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे मैग्नेटिक मटेरियल अपना मैग्नेटिज्म लूज कर जाते हैं। आगे समझ, मतलब फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, क्यों होता है, कैसे, ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। दरअसल डोमेन फॉर्मेशन ही क्वांटम फिजिक्स है, तो फिलहाल हमारे सिलेबस में है कि डोमेन क्यों बने, क्यों टेंडेंसी अलाइन करने की एक तरफ ज्यादा थी। ठीक, समझ के किसी तरह की कपलिंग है जिस कपलिंग की वजह से फेरोमैग्नेटिक में अलाइन करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म क्या है, 2 पॉइंट ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, ये क्या चीज होती है? क्या होना चाहिए, चलो मान लो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म मतलब सबसे अच्छा डायमैग्नेटिक, सबसे अच्छा डायमैग्नेटिक तो ससेप्टेबिलिटी कितनी हो, -1, ठीक है। और ये किसका होगा, तो देखिए ऐसे समझिए डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है कि जब हम उन पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उनके अंदर खुद का तो है नहीं, जिनका खुद का है वो अलाइन हो जाएगा, लेकिन इसके अलाइन होने की टेंडेंसी कम है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से रैंडमनेस है, टेम्परेचर की वजह से रैंडमनेस है, अलाइन होने की टेंडेंसी कम है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस और बढ़ेगी, अलाइन होने की टेंडेंसी गिरेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा, और ये फील है, इसीलिए ससेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी और कमजोर होता जाता है। लेकिन इसमें टेम्परेचर होने के बावजूद इसमें काफी स्ट्रॉन्ग, टेम्परेचर इसमें होने के बावजूद आपस में कपलिंग इसमें काफी स्ट्रॉन्ग होती है, वजह जो भी जिस वजह से उनके अलाइन होने की टेंडेंसी एक्सट्रीमली हाई होती है। इसीलिए ठीक है, ये इतने तेजी से अलाइन होते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे के पूरे उस डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। ठीक, इसीलिए क्यूरी टेम्परेचर के पहले कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है और यही क्वांटम फिजिक्स है जहां पर्टिकुलर चीजें होती है, एक पर्टिकुलर एनर्जी वही एब्सॉर्ब करेगा, एक पर्टिकुलर टाइप का कोलिजन वही होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिस पे ये कपलिंग की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे अलाइन होने की टेंडेंसी जो कपलिंग की वजह से थी वो खत्म हो गई। अब नॉर्मली जितना मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर पाएगा तो ये पैरामैग्नेटिक की तरह बन गया। डायमैग्नेटिक में खुद का कुछ नहीं था क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पेयर में थे और हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट कट रहे थे, √n n+2 जो पैरामैग्नेटिक के लिए वो चीज 0।
तो अब नए जनरेट होंगे और लेंज लॉ के हिसाब से जो नए जनरेट होंगे उसको अपोज करेंगे। दैट्स व्हाई ये अपोज कर रहा है, इसकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव। तो डायमैग्नेटिज्म क्या है? ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव, क्योंकि इसके बाद कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नए जो जनरेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो अपने सोर्स को कॉज को अपोज कर रहे हैं। अब ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव मतलब ये कंप्लीटली अपोज कर दे। कंप्लीटली अपोज कर दे मतलब हमने बी लगाया, ये माइनस बी जनरेट कर दे। इसका मतलब इसकी फील्ड लाइंस कैसी है? ये ऐसे यहां बी है और अंदर ये जाएंगी नहीं, ये समझ रहे हो? अंदर बी इनसाइड जीरो हो, मतलब अंदर भी आ ही नहीं सकता, समझ गए? और ऐसा केस होता है सिर्फ सुपर कंडक्टर्स की केस में। सुपर कंडक्टर्स एग्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो एक सुपर कंडक्टर के केस में ऐसा होता है कि अंदर भी जीरो, मतलब हम जिस तरह बी डेवलप करेंगे इसके अंदर एक उल्टा बी डेवलप हो जाएगा। तो अंदर दो तरह की बी है, एक हमारा वाला और एक इसका वाला, और ये दोनों बी कट गए हैं इसीलिए बी नेट हमारा जीरो। तो मटेरियल के अंदर बी बी, ठीक, बिल्कुल इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन ये काफी महंगा काम सुपर कंडक्टर बना, ठीक। और लेकिन एक बात जरूर समझिए, चूंकि ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है तो सुपर कंडक्टर रिपेल होंगे, ये समझ रहा है? सुपर कंडक्टर रिपेल होंगे मैग्नेट से। और ये आप देखिए, ये जैसे नीचे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये रखी और ये सुपर कंडक्टर होता, तो इट मे बी पॉसिबल कि सुपर कंडक्टर लेविटेट करे, ये समझ रहे हैं? इसकी जगह आप सोचिए कि आपने अगर फेरोमैग्नेटिक रखा होता, जो ही रखते हो एकदम से चिपक जाता है। लेकिन आप सोचिए कोई चीज आपने रख दी और वहीं रुक गई, और ये रुकने के चांसेस हैं क्योंकि आप न्यूट्रल पॉइंट पर नहीं भी रखोगे, न्यूट्रल पॉइंट पे आपने नहीं रखा, तो मान लो इस पॉइंट पे ग्रेविटी ज्यादा थी तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये स्ट्रांग होगा, तभी तो ये ग्रेविटी को बैलेंस कर देगा। और अगर ये ज्यादा था तो ये ऊपर जाएगा। तो फील करिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे लोकेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लोकेट करना है, हल्का सा इधर उधर किया बात है। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा इधर उधर भी कर दो तो भी वो इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। इसीलिए लेविटेशन करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा लगता है कि हम ऐसे यूज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे कि यहां ये आयरन लेने, तो देखिए ये अट्रैक्टिव, ये एमजी, ये मैग्नेटिक, ये आपस में कट जाते, लेविटेट होता। लेकिन हल्का सा ये ऊपर जाता, चिपक जाता, हल्का सा नीचे आता, भागता। उम्मीद है समझ रहे हैं कि लेविटेशन अगर आप किसी को हवा में रोकना चाह रहे हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहेंगे, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? जैसे बलून के केस में कि बलून को आप नीचे से फूंक मार के हवा में लटका रहे हो, नीचे से आप प्रेशर हवा से धक्का दे रहे हो और बलून ऊपर है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम टाइप का केस है। क्यों? क्योंकि बलून ज्यादा ऊपर चला गया तो नीचे आने की कोशिश करेगा, ये कमजोर हो जाएगा, ज्यादा नीचे आ गया हमारा थ्रस्ट बढ़ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि लेविटेशन अगर करना है तो हम ये यूज करेंगे, ठीक। हाँ, समझ गए? इसका कतई मतलब नहीं है कि ट्रेन में ये यूज होता है, ट्रेन में ये यूज नहीं करते। ट्रेन को इतना कहां 50-60 केल्विन तक ठंडा करेंगे, आगे भी बढ़ जाएंगे उसके अंदर। तो ट्रेन में ये नहीं कहते, ये बस लेबोरेटरी वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ लैब के अंदर किया जा सकता है। 50-60 केल्विन बहुत छोटा टेम्परेचर, वो भी कुछ पर्टिकुलर कहीं 50-60 केल्विन पर निकलता है, मर्क्यूरी टाइप का। अब देखिए, तो ट्रेन में लेविटेशन करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। नॉर्मल मैग्नेटिज्म यूज करते हैं ट्रेन में ये यूज करते हैं,
ये ट्रेन है, नीचे ये पटरी है, पटरी पे नॉर्थ 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 ये बना दिए, साउथ 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 ये बना दिए। और इस पे भी हमने कॉइल ऐसी ली कि इसमें इधर साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ये समझ गया। जो इंजन है, इंजन या नीचे इंजन के अलग हर डिब्बे पे बना देगा, हर डिब्बे पे नीचे नीचे हम नॉर्थ साउथ ऐसे बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डेवलप होगा, समझिए। इस ट्रैक के नीचे भी एक इलेक्ट्रिसिटी जो ये बना रही है, यहां ये बन रहा है और ये रिपेल कर रहा है, और रिपल्शन सॉरी उल्टा होना चाहिए, हाँ सॉरी समझिए, ये ऐसे रिपेल कर रहा है और ये ऊपर की तरफ रिपेल कर रहा है, तो इसका एनर्जी काफी कम हो गया, समझिए। और आगे बढ़ाने घटाने के लिए ये यूज करते हैं कि आगे वाला ट्रैक इसको अट्रैक्ट कर रहा है कि आगे वाला ट्रैक इसको रिपेल कर रहा है, मतलब ये ट्रैक से कंट्रोल होता है। ट्रैक पे भी एक मैग्नेट बिछी हुई है, इस पर भी मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, समझिए। जो भी इंजन ऑफ कर रहा है स्विच ऑफ कर दो, ये मैग्नेट खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। अब ये काफी महंगा प्रोजेक्ट इसीलिए क्योंकि आपको पूरी ट्रैक पे कॉइल लगानी है, समझिए। बस इसका फायदा ये है कि हमने इसको रफली उठा लिया इससे, और जमीन से उठा लिया तो फ्रिक्शन नहीं है ग्राउंड वाला। फिर जो फ्रिक्शन मैटर करेगा इसमें, वो एरोडायनेमिक फ्रिक्शन ही मैटर करेगा। एयर का ड्रैग, रो इस टाइप का एयर का ड्रैग मैटर करेगा, इसीलिए बुलेट ट्रेन में डिजाइन ऐसी होती है, एरोप्लेन वाली, एरोडायनेमिक ड्रैग को कम करने की। हमारी ट्रेन में डिजाइन ऐसी होती है, जरूरत ही नहीं क्योंकि इतनी स्पीड ही नहीं है कि एयर का ड्रैग सिग्निफिकेंट हो। मैग्नेटिक शील्डिंग, हाँ मैग्नेटिक शील्डिंग ऐसे नहीं करते। मैग्नेटिक शील्डिंग करने का तरीका ये है, यहां से लाइन से और ये फेरोमैग्नेटिक ले लो, तो ये लगभग सभी लाइन्स को अपने अंदर से निकाल देगा। और इससे भी यहां भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब यहां जो भी था उसका कई गुना यहां डेवलप होगा, तो मैक्सिमम लाइंस इसके अंदर से निकल जाएंगी और ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो ये मैग्नेटिक शील्डिंग कैसे करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं। ध्यान दीजिए बिल्कुल उल्टा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो लाइन अंदर ही नहीं जाने दे रहा, इसमें वो पूरी लाइन अंदर से ले रहा है, और हिस्सा कौन सा बच गया, जो कैविटी वाला, ये मैग्नेटिक शील्डिंग। नेक्स्ट हिस्टैरिसीस लूप, तो इसमें कुछ टर्म हम समझेंगे, एक मिनट। बी इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी टाइम्स बी एक्सटर्नल, और दरअसल इन्हीं दोनों को म्यू से डिवाइड कर दो, म्यू नॉट से, अच्छे समझिए। और इसी को एक्स एच और इसी को आई देखते हैं। आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। नाम लिखिए, मैग्नेटाइजिंग, जो मैग्नेटाइज करा रही है वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना मैग्नेटाइज हो गया। हाँ, ये जबरदस्ती डिफाइन क्यों करना पड़ा म्यू जीरो से डिवाइड करके, क्योंकि दरअसल यही चीज होती है डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस्ड इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, इलेक्ट्रिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम पोलराइजेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका पोलराइजेशन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और हम ये निकालना चाहते थे और ये आई के बराबर निकलता। तो ग्राफ हम बनाते हैं इसमें एच और आई के बीच में। ऑब्वियसली इसका ग्राफ वही बनेगा जो बी एक्सटर्नल और बी इंड्यूस्ड के बीच में, ग्राफ दोनों के बिल्कुल सेम।
तो किसी का भी है ग्राफ आपको एक सही बना, यहां से मैग्नेटाइज हुआ वापस आया, ये ग्राफ ऐसा बना, इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये पार्ट एक दो ही को होता है, बाकी नहीं बोलते, और ये और इसका एरिया इज प्रोपोर्शनल टू हीट लॉस पर सेकंड। कोएक्सिविटी इस तरफ वाले को कहना चाहिए, हालांकि दोनों बराबर ही निकलते हैं। कोएक्सिविटी, तो इसमें रिटेंटिविटी का दूसरा नाम है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की कितना बचा, मतलब डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड या डाइपोल मोमेंट दैट रिमेन्स इंड्यूस्ड इन द मटेरियल even after removal of external magnetizing intensity। तो देखिए इसमें बस एक चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए हम ठीक है लो रिटेंटिविटी चाहेंगे, लो कोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम चाहेंगे कि स्विच ऑफ करने पे वो अपना मैग्नेटिज्म लूज करे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ग्रिप बनाई, उस ग्रिप ने पकड़ लिया उसको और हमने स्विच ऑफ किया तो छोड़ना चाहिए, उसने छोड़ेगी, समझ गया ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो उठाती है तो उठा तो लिया, वो छोड़ ही नहीं रहे, तो छोड़ने के लिए आपको जाके छुड़ाना पड़ा, हम ही उठा के रख ले, ठीक, तो हम चाहेंगे रिटेंटिव काम, ठीक है। हाँ, अब दूसरा परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो परमानेंट मैग्नेट तो दोनों हाई आया समझ। सॉफ्ट आयरन कोर बनानी है तो सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो इस बार हमें एरिया स्मॉल चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है, मतलब हर एक सेकेंड में 50-60 बार मैग्नेटाइज हो रहा है फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो हर बार ये एरिया बनेगा और ये एनर्जी लॉस होगी, हम वो लॉस कम से कम रखना है सॉफ्ट आयरन को। तो तीनों में प्रिंसिपल अलग अलग है, इसीलिए वैल्यू। हाँ एक मिनट, परमानेंट मैग्नेट में और सॉरी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में एग्जांपल जरूर उनके लिख लेना, एनसीईआरटी से देखिए एग्जांपल पे भी सीधे आ जाते हैं कि ये किसका एग्जांपल, और सैंपल पेपर पे भरोसा मत करना एग्जांपल में, कुछ तो भी दे रखे हमने, एनसीईआरटी में देखिएगा किसकी क्या एग्जांपल है और छापिए, समझिए। फेरोमैग्नेटिक में कंफ्यूजन नहीं होता, निकल आयरन ये समझ आते हैं कि कौन से फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसमें समझ के जैसे एल्यूमिनियम हमारा डायमैग्नेटिक है, बिस्मथ पैरामैग्नेटिक है, ये याद ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते, तो आप एनसीईआरटी से देख लेना और प्रॉपर हाईलाइट करके दो 3 एग्जांपल सब जो कॉमन से। हाँ तो देखो रिटेंटिविटी समझ में आ गया, कोएर्सिविटी क्या है ध्यान दीजिए, रिटेंटिविटी बाय कोऑर्डिनेटेड, तो रिटेंटिविटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, रिटेंटिविटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम दैट रिमेन्स इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल इंटेंसिटी, ठीक। और ये क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नीडेड टू नलिफाई रेजिडुअल मैग्नेट, जो रेजिडुअल बच गया है उसको खत्म करने के लिए हमें कितना लगाना पड़ा, ये समझ में आया। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू नलिफाई दिस। इसमें एक मिनट, अगर ये फोर्सेस की बात करेंगे एन एस, तो इनके आंसर एग्जैक्टली वही है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के, जैसे 6m1m2 वाला, ठीक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो आंसर देखेंगे वही करेंगे।